हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी और हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल एक्सेलेंट इंडिया। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक खूबसूरत सा सब्जेक्ट, एक खूबसूरत सा विषय, एक खूबसूरत सा टॉपिक जो कि मैथ के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो 12th का स्टूडेंट हो, चाहे वो जेई का स्टूडेंट हो, इवन वो आपका गेट एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा हो, सबके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक, क्योंकि इसका आपको आगे भी काम देने वाला है। तो देखिए, मैंने इसके लिए बहुत ही मस्त एकदम एकदम क्लियर, एकदम गजब के नोट्स बनाए। नोट्स आप जब देखेंगे तो यू कैन से दैट दिस इज द परफेक्ट नोट्स क्रिएटेड बाय मी। मेरे द्वारा क्रिएट किए गए ये मेरे सेल्फ के नोट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हम अपने नोट्स से आपको लिखाएंगे, ठीक है बच्चों, हम अपने नोट्स से आपको लिखवाएंगे। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हैं, तो इसी से मैं आपको लिखाता जाऊंगा। चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का जो नाम है वो है मैट्रिसेस। देखिए, ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन हम डिटरमिनेंट के लेक्चर पढ़ रहे हैं। कल हमारा कोई लेक्चर नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी सीरीज निकालने वाले हैं लैंग्वेज टूर करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चल रही है। अपने अंदर कुछ जगाया जा रहा है मन को, उसके लिए अलग से पूरी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों की सिस्टम जरूरत पड़ेगी, आपको कोडिंग लाइव करके दिखानी पड़ेगी। तो उसी के लिए हम बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस बेसिकली जितना इम्पोर्टेंट है 12th के बच्चों के लिए, ठीक है, उतना ही इम्पोर्टेंट है ये जेई के लिए भी, और उतना ही इम्पोर्टेंट है ये इसके लिए भी, जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने चाहते हैं। देखिए, 12th के अंदर एक क्वेश्चन इसका यूपी बोर्ड में जो है, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके में 8 नंबर का, कितने नंबर का, 8 नंबर का मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसके अलावा कम से कम मान लीजिए कि कम से कम आपके 2 क्वेश्चन, कम से कम आपके 2 क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं, 1 नंबर के या आपके 2 नंबर के, या इवन कभी कभार आपका ये 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके अलावा भी इसके 1 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूपी बोर्ड के। अब अगर आप सीबीएसई की बात करते हैं तो उसमें भी यही है कि एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम नंबर का आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम नंबर का आना ही आना है मैट्रिसेस। और इसकी बात करें तो अगर आप इसमें जाएंगे भाई साहब, ठीक है, तो आपको जब आप इसके जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उनके लिए आपको बेसिक इसका आना बहुत जरूरी है। तो बेसिक जिसको आता होगा वो वहाँ जाके एडवांस इसका जो है वो कवर कर लेगा। तो यानी आपको बेसिक आना अनिवार्य है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस, और पढ़ते हैं इसको। देखिए, आपने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा। मैंने पहले डिटरमिनेंट इसलिए पढ़ाया था, मैंने कहा था कि डिटरमिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ये फॉर्म होता है। तो अब ये होता क्या है, बात तो मेरी उत्पन्न होती है भाई। अगर आपसे कहा जाए कि मैट्रिसेस, तो आप सीधे क्वेश्चन नहीं करने लगेंगे, आपको पहले उसकी एक बेसिक डिफिनीशन क्लियर करनी पड़ती है कि ये इसकी बेसिक डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन को ही हम पढ़ा रहे हैं। ये इसकी क्या है, ये इसकी एक बेसिक डिफिनीशन है। इसकी क्या है, जिसकी बेसिक डिफिनीशन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स क्या है, तो आप ये नहीं बता देंगे कि जिसके अंदर A1 रो होती है, कॉलम होती है। हाँ, बेसिकली रो कॉलम तो होते हैं, बट किस रूप में होते हैं। तो हाँ, तो चलिए अब इसको बताते हैं हम कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो इसका डिफिनीशन एकदम बिल्कुल सिंपल है कि
rectangular arrangement of elements in the form of row and column is called मैट्रिक्स। मैट्राइसिस क्यों नहीं? क्योंकि मैट्राइसिस प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, मतलब बहुत सारे मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ बेसिकली एक देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी रो एंड कॉलम के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। भाई साहब कैसे? देखिए सबसे पहले इसका बताते हैं, पहले इसका सिंबल लिख लीजिए। पहले कुछ लिखते हैं सिंबल कि इसको किससे प्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, एक आपका ये होता है, दूसरा आपका ये होता है, और तीसरा आपका ये होता है। ये तीन सिंबल होते हैं किसी भी, ये तीन सिंबल होते हैं, याद रखिएगा, ये तीन सिंबल होते हैं किसी भी मैट्राइसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या? ये तीन सिंबल होते हैं किसी भी मैट्राइसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो भाई साहब ये आपका मैट्राइसिस हो गए, इसके सिंबल हो गए। अब हम बताते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ना? कैसे? ये आपका ऐसे दिए A11 A12 A13 ... A1n। यहाँ पे ले सकते हैं आप A1j, ठीक है। ये आपका आ जाएगा A21, ये आपका आ जाएगा A22, ये आपका आ जाएगा A23, और डाटा चलते चलते ये आ जाएगा A2j। इस तरह आपका चलता जाएगा तो ये आ जाएगा AI और क्या 1, और ये डाटा चलते 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 ये आ जाएगा यहाँ पे AIJ। ये होता है इसका रिप्रेजेंट करने का मेथड। नहीं समझ में आया? मैं अभी सब बताता हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए। अभी सब बताऊंगा कि आई क्या होता है, ये जे क्या होता है। ये आपका होता है M/N मैट्रिक्स। ये क्या है आपका? एक M/N मैट्रिक्स। अभी आप सिर्फ नोट करिए, अभी आपको पूरा इन डिटेल बताते हैं कि ये क्या होता है। अभी सिर्फ आपको नोट करना है कि ये M/N एक मैट्रिक्स है जो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये एलिमेंट्स हैं आपके, ये आपके रो हैं, ये कॉलम है ना। ये आपकी R1 रो है, ये आपकी R2 रो है, और ये मान लीजिए आपकी RI रो है, मतलब कोई भी रो चलने दीजिए, सॉरी, ये आपकी RN रो है। आपका ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, ये C3 कॉलम है, आपको कोई CN कॉलम, आपकी कोई RM रो। अब हमने ये क्यों किया? देखिए बेसिकली जो R होता है, बताते हैं आपको, कि नंबर ऑफ रो। जब नंबर ऑफ रो की बात आती है तो उसको प्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। जब हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रो, जब हम क्या बोलते हैं? जब हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रो, और वहीं पे जब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम की, तो होता है आपका n। होता है टोटल नंबर ऑफ रो m, टोटल नंबर ऑफ कॉलम n। आपके दो पॉइंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रो m, टोटल नंबर ऑफ कॉलम n। दो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रो m, टोटल नंबर ऑफ कॉलम n, टोटल नंबर ऑफ रो m, टोटल नंबर ऑफ कॉलम n। भाई साहब फिर समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ रो m, टोटल नंबर ऑफ कॉलम n। तो हमने जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है m क्रॉस n, इसका मतलब क्या हो गया कि m बताएगा कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं,
n बताएगा कि इस मैट्रिक्स में कितनी कॉलम है, ठीक है। और अगर हम पूछ लें कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बता दीजिए इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे mn। क्या बोलेंगे आप बोलेंगे mn, यानी इसके अंदर कुल mn क्या है आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है mn, यानी जितनी पंक्तियां हैं और जितने स्तंभ हैं। रो को क्या बोलते हैं, रो को बोलते हैं पंक्ति। तो जितनी पंक्तियां हैं और जितने स्तंभ हैं उनका अगर गुणा करा दिया जाए तो आपका क्या निकल के आता है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आता है। अब आपको पता है, जिसको नहीं पता वो समझ ले। यहाँ पे जो हम आई बोले ये दर्शाता है रो को, और जो जे होता है ये दर्शाता है कॉलम को। नंबर, टोटल नंबर की मैंने बात नहीं की, कौन से नंबर में है, कौन से नंबर में रो है, कौन से नंबर की रो है और कौन से नंबर की कॉलम ये दर्शाता है। ये समझ लीजिए m और n दर्शाते हैं आपके, m दर्शाता है टोटल नंबर ऑफ रो को, n दर्शाता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम को, जबकि i दर्शाता है नंबर ऑफ रो को, मतलब कौन से नंबर की रो है, और j दर्शाता है कि कौन से नंबर का कॉलम है। मतलब ये बेसिकली एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि एलिमेंट किस रो और किस कॉलम का है, इनका यूज किया जाता है। तो आई जे का यूज किस लिए किया जाता है, बेसिकली अगर आपसे कोई कह दे कि भाई साहब इनका यूज किस लिए किया जाता है, तो आप कह सकते हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, एलिमेंट को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आई और जे का। जैसे मैंने लिखा A11, ठीक है। आप एक चीज और समझ लीजिए, जो एलिमेंट्स आपके होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं ना, तो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से नोट किए जाते हैं। किससे नोट किए जाते हैं, स्मॉल, A to Z, स्मॉल से नोट किए जाते हैं। और जो आपका मैट्रिक्स होता है वो हमेशा कैपिटल टू, जैसे मैं बोल दिया A बराबर इतना, ये तो सिंबल होते हैं इसके। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इससे। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है भाई साहब। अब अच्छा आगे चलते हैं। ये सब इतना बेसिक चीज़ें आपको आती है कि नहीं आती, ये सब बेसिक चीज़ें आप इंटर में पढ़ चुके हैं। दिखाई दे रहा है, जी हाँ सबको दिखाई दे रहा है। चलिए बिगाड़ दें, चलिए भाई साहब बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं। ऐसा कुछ लोग कहा करते हैं मिटार दीजिए गुरु जी, है ना, तो ये सब मत बोला करिए, बिगाड़ दीजिए, रफ कर दीजिए, है ना। चलिए बहुत जल्दी हम खबर करेंगे। अच्छा, किसी किसी को एक पॉइंट नहीं समझ में आया करता कि ये रो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपका कॉलम क्या है, आपकी रो क्या है और आपकी कॉलम क्या है। मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को जो बंदा ध्यान से समझेगा उसकी होगी जय जयकार। मैं देख लूं एक बार आप लोगों को सही से दिख रहा है कि नहीं, कैमरे में देख लेता हूं एक बार। दिख रहा है, चलिए। आपकी जो रो होती है ये चीज समझिएगा केवल, देखिए आपके दो टर्म आते हैं, एक आता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी आती है आपकी कॉलम लाइन।
मतलब वर्टिकल लाइन। ठीक है, आपको दिख रहा है ना? ओके। तो भाई साहब ये एक आती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी होती है आपकी वर्टिकल लाइन। अब ये होती क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन? देखिए, इन्हें को हम रो कॉलम से डिनोट करते हैं। रो को शायद कॉलम को स्तंभ बोलते हैं ना, स्तंभ। और रो को क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं क्या, है ना? पंक्ति, स्तंभ। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? क्षैतिज। और ये तो मैं लिख पाऊंगा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अब ऊर्ध्वाधर ऐसे लिखा था, लिख लीजिएगा। ये क्षैतिज आपकी होती है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर होती है। मेरी बात समझिएगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, इसको हमने बोला रो, जिसे बोलते हैं पंक्ति। कभी आप स्कूल में प्रेयर किए होंगे तो उसमें जो लाइन लगती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लगती है कि नहीं लगती है? जब भी स्कूल में प्रेयर होती है आप लोग ऐसे खड़े होते हैं, हालांकि आपका मन नहीं होता करने का, सच बात बोल रहा हूँ, आप ऐसे खड़े होते हैं, अगल बगल देख रहे होते हैं क्या हो रहा है, लेकिन जो आप खड़े होते हैं एक लाइन, सिस्टमेटिक लाइन के अंदर जो पूरी लाइन लगी होती है वो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लगी होती है। एक वो पूरी रो होती है, उसे पंक्ति बोलते हैं, क्षैतिज होती है। क्या कभी लाइन वर्टिकली लग सकती है क्या? ऐसे ऐसे क्या कभी लाइन ऐसे लग सकती है क्या? ऐसे तो आपका एक खंबा लग सकता है, खंबे अभी देखे ना, खंबे, टावर, खंबे एकदम सीधे खड़े रहते हैं ऐसे, ऐसे लेके नीचे से लेके ऊपर तक आपके खड़े रहते हैं। समझ में आ गया ना? नीचे से लेके ऊपर तक आपके क्या खड़े रहते हैं? नीचे से लेके ऊपर तक आपके ऐसे जो एकदम खड़े रहते हैं, खंबे टाइप, जिसे खंबे बोलते हैं, वही आपके वर्टिकल होते हैं और वही आपके स्तंभ होते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको रो एंड कॉलम के बारे में। रो एंड कॉलम क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, समझ में आ गया ना? अच्छा भाई साहब, अगली बात करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया हुआ। इसके अंदर एक बात आती है सर कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले बात तो सुन लीजिए, आपने डिटर्मिनेंट में आपने पढ़ा एक चीज कि उसके अंदर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। पर इन अ मैट्रिक्स, क्या भाई साहब, मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। समझ में आया कि मैट्रिक्स के अंदर दो प्रकार की शर्त होती है। मतलब पहली शर्त ये होती है, शर्त क्या होती है? दो तरह से मैट्रिक्स के प्रकार हो सकते हैं। अब हम चूंकि पढ़ने वाले टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स के यहाँ से दो टाइप तो डिक्लेयर ही है। एक जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे, वो अलग टाइप के मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिसेस होंगे। और जिनके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, वो अलग टाइप के मैट्रिसेस होंगे। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, हम देख लें आपको सही दिख रहा है कि नहीं। जिसको समझ में ना आ रहा हो वो ज़रा समझने की कोशिश करेगा ध्यान से, जिसको भी समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना? जिसको भी समझ में ना आ रहा हो वो हमारे साथ समझने की कोशिश करेगा। अच्छा भाई साहब, हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दें क्या, छोटी सी मतलब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, एक एग्जाम्पल की तरह एक क्वेश्चन देते हैं। हमने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, ए बराबर साइन थीटा कॉस थीटा और ये आपका गया माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इसमें हमने आपसे पूछा कि हमें बताइए, इसमें आपको हमसे बताना है पहली चीज कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा आपका A11, फिर दूसरा चीज A11 A12 A12 A21 और A22 एलिमेंट्स
कौन कौन से हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की कितनी है। 3 पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। पहला पॉइंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर एलिमेंट्स, और इसके बाद इसका मैट्रिक्स बताना और डिटरमिनेंट बताना है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी। इसको बिगाड़ दें, ठीक है। अच्छा, हमने आपको नहीं बताया क्या कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। भाई साहब, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है आपका m/n, ये आपका होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, लिख लीजिएगा। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m/n, ये आपको दोनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जहां m आता होता है आपका टोटल नंबर ऑफ रो, और आपका n होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। m होता है आपका टोटल नंबर ऑफ रो, n होता है आपका टोटल नंबर ऑफ कॉलम। i नंबर ऑफ रो, j नंबर ऑफ कॉलम। और किसके लिए होते हैं ये, किसके लिए होते हैं, एलिमेंट्स के लिए, ठीक है भाई साहब। इनको नोट कर लीजिएगा, जिसको वहाँ समझ में ना आया हो यहाँ पे ब्रीफ हमें लिख दिया है। एक चीज आपको निकाल ली, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए, ये 4 पॉइंट है, इसको निकाल लें। 4 पॉइंट निकाल लें, इसको बिगाड़ देते हैं, इसको बिगाड़ रहे हैं, सब बता चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं, ठीक है। देखें सलूशन। तो सबसे पहले में मैट्रिक्स दिया गया है, तो क्या आपको गिवन किया गया है, क्या आपको मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स आपको मान लीजिए ए बराबर दिया गया है साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने क्या बताया था, m/n मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। अब इसमें आप देखिए नंबर ऑफ रो कितनी, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2, वर्टिकल लाइन। तो इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम हो गया ऑर्डर 2 क्रॉस 2, वेयर m इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 2, मतलब m की वैल्यू भी 2 है, मतलब रो की और कॉलम की भी। टोटल नंबर बताना है, टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट आपसे पूछा गया है कि एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। चलिए पहले इसको बताइए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको छोड़ दीजिए, पहले बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप क्या कह सकते हैं कि m क्रॉस n, दैट मीन्स 2 क्रॉस 2, दैट मीन्स 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, 1 2 3 4, क्लियर। थर्ड पॉइंट, अब आपसे पूछा कि a11 की वैल्यू बताइए, तो व्हाट इज a11, ये a11 क्या है। तो यहाँ पे i कितना दिए है आपका 1 और j कितना दिए है 1, ना समझ में आया। ये जो आपका aij होता है ये तो आपका एलिमेंट होता है, ठीक है। और जहाँ i होता है नंबर ऑफ रो और आपका j होता है नंबर ऑफ कॉलम, क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। अब देखिए i बराबर होंगी j बराबर आपका बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब a11 यानी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का अवयव साइन थीटा, ठीक है।
A12 पहली पंक्ति I बराबर 1 J बराबर 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ cos थीटा। इसके बाद आपका जो अगला आता है A21 दूसरी पंक्ति I बराबर 2 पहला स्तंभ cos थीटा। और इसके बाद आपका आता है A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का sin थीटा। हो गया आपका। चलिए इसके बाद आपका इसमें यहाँ पे दिया आपका चौथा पॉइंट कि आपको इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी। तो लगाइए, तो आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट में साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा। क्या करें, बेसिकली मेथड क्या होता है इसको सॉल्व करने का। डिटरमिनेंट में आप पढ़ के आए हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल। ये होता है, ये आपका होता है मेन डायगोनल। क्या होता है मेन डायगोनल, वो आपका सेकंड होता है। तो इसको निकालिए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दैट मीन्स माइनस कॉमन कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो इस आंसर इज -1। नहीं समझ में आया क्या भाई? क्या होता है इसका, होता है प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो मेन डायगोनल में साइन थीटा माइनस साइन थीटा है, दोनों का हम प्रोडक्ट कराएंगे तो माइनस साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल एलिमेंट ये हो गया और बीच माइनस। ये तो होता है ना प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स। ये जब जिसको नहीं आता वो डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 0 फर्स्ट 0 सेकंड देख के है, वहाँ से उसको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट हो गया, सभी ने नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए, जल्दी सभी लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया? 3 2 बिगाड़ दे। चलिए अब इसको हम बिगाड़ते हुए एक चीज आगे लिखते हैं आपके सामने, जिसका नाम है साहब, जिसका क्या नाम है, जो बहुत ही सुंदर नाम से ओतप्रोत है। क्या है? जो कि बहुत ही सुंदर नाम से ओतप्रोत है, विच इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना, हेडिंग टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, जो मैंने आपको कराया उसी बेसिस पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन एक तो बढ़िया सा। हाँ चलिए, मुझे याद था पर मैं एक बार चेक कर लूँ। ए बराबर -1 2 0 5 4 3 1 5 7 9 0 0। ठीक है, इसमें पहले से आपको निकालनी है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा आपको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ, इसका निकालना है, निकलेगा क्या? ना निकलेगा, इसका निकलेगा इसका निकालना है आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, चौथा नंबर आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको? A31 A34 A24, बस इतने आपको निकाल के बताने।
तो चलिए मैं इसको क्वेश्चन वही करा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं आएगा वाला। पहला क्वेश्चन था ना वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो साइन वाला था, और ये तो हमारा इसमें तब नहीं बता पाया। चलिए करा देते हैं, इसको भी करा देते हैं, सॉल्यूशन आपको करा देते हैं इसका। तो आपको एक गिवन मैट्रिक्स तो दिया गया है, ठीक है भाई साहब। तो चलिए इसी को हम आगे से सॉल्यूशन डाल के करते हैं। हमको मैट्रिक्स क्या दिया गया है, ए बराबर, जरा बोलिएगा, -1 2 0 1 5 4 3 5 और 7 9 0 0। पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, विच इज इक्वल टू होता है m/n। m मतलब नंबर ऑफ रो, तो रो क्या है, R1 R2 R3, यानी 3 हो गई, यानी नंबर ऑफ रो तो हो गई 3 इंटू n नंबर ऑफ कॉलम, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम हो गए 4। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो कितना होता है m/n विच इक्वल टू 12, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ही निकालना है, A31, यानी यहाँ i बराबर कितना दिए है 3 और j बराबर दिए है 1। दैट मीन्स जब हम निकालेंगे A31 तो i मतलब पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, और पहला स्तंभ ये, तो यानी हमारा आ गया 7, ठीक है। इस तरह हमसे कह रहा है A34, i बराबर 3 तीसरी पंक्ति और j बराबर 4 चौथा स्तंभ, तो 1 2 3 4 चौथा, यानी 0। आइए आपका एलिमेंट आ गया। इसके बाद आपके पास अगला जो आपको दिए है वो दिए A24, पंक्ति दूसरी स्तंभ चौथा, पांचवा। इसका तो आपका चौथा पॉइंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है। तो बताइए कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट, जल्दी बताइए। कुछ लोग इसका डिटरमिनेंट निकालने लगे, बेवकूफ़ हो तुम लोग। पहली बात, डिटरमिनेंट की एक कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर। किसी भी डिटरमिनेंट वैल्यू को निकालने के लिए जो कंडीशन होती है, यह कंडीशन होती है कि m इज इक्वल टू n होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे m डज नॉट इक्वल टू n, सो डेल्टा इज लैम्डा डज नॉट डिफाइंड। भाई डिफाइंड नहीं हो सकता, किसी के बराबर नहीं, या डेल्टा इज इक्वल टू डिफाइंड। ये भाई साहब डिफाइंड नहीं हो सकता, अनडिफाइंड रहेगा। ये कभी आपका डिफाइंड नहीं हो सकता, अनडिफाइंड रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर ही नहीं है ना। तो ये सब दिमाग में लगाया करिए। मैंने आपको दे दिया था, आप निकालने लगे, कोई आपको दे दे कभी भाई निकालो, परेशान, अरे हमको तो आ ही नहीं रहा ना, हमको एलिमेंट्री परेशान। अबे तो कहाँ से आएगा, उसके लिए कंडीशन तो याद रखो कि m बराबर n होना चाहिए। यहाँ पे m बराबर n तो है ही नहीं है, यहाँ पे तो आपको कुछ और भी मैटर चल रहा है, तो 3 × 4 का मैटर चल रहा है, तो यहाँ कहाँ बराबर, नहीं बराबर ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस जो आपको लिखना। तो अपनी हेडिंग क्या है, अपनी हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है वैसा। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, देयर आर मेनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला आपका जो मैट्रिक्स होता है वो होता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो भाई साहब इसका नाम ही है रो मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें खाली रो हो बस। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें रो बस हो, कॉलम का पता ना हो। जिसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं, डिफिनेशन भी लिखवा देते हैं हम, लेकिन रो मैट्रिक्स का मेन मीनिंग कहने के लिए कि जिसमें खाली हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी सिर्फ रो हो, सिर्फ रो, कॉलम का पता ना हो।
सिर्फ रो हो, कॉलम का पता ना हो, तो अब रो बस हो तो क्या वो रो मतलब ऐसे बनेगी क्या? अगर कुछ लोग इसका एग्जांपल दे देंगे सर ऐसे ऐसे होगा, गलत। जब तुम ऐसे ऐसा करोगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनने तो लगी, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम एक हो, नंबर ऑफ रो चाहे जितनी हो, इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। बस जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 हो और नंबर ऑफ रो चाहे जितनी हो, कोई मतलब नहीं, चलने दो, कोई अपने से मतलब नहीं, वही होता है आपका रो मैट्रिक्स। देखिए आपको दिख रहा है प्रॉपर, इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, वही होता है आपका। डिफिनेशन लिखवा इसकी कि तो से कम चल जाएगा ना, चलेगा। लिखिए अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, having only one row, a matrix having only one row, यह होती है क्या रो मैट्रिक्स की? a matrix having only one row, साथ में कोई गलत बता देगा, है ना। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मतलब कि इसके इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसे हम, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। वहां पे मैं बात गलत बता गया आपको। क्या बात गलत बता गया? देखिए आज बहुत ज़्यादा नींद है अभी मेरे आंखों में। क्या पे गलत बता गया मैं आपको कि जो आपकी वहाँ पे कॉलम बताते हैं ना, वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 नहीं होता, वहाँ पे नंबर ऑफ रो, वो कॉलम मैट्रिक्स का लिखा है। इसके पहले का जरा करेक्शन कर लीजिएगा, इसके पहले मैंने क्या लिखवाया था कि इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 ना, इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, मतलब ये है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, तो सुधार लीजिएगा। ये सब लैक ऑफ स्लीप के कारण होता है, रिकॉलिंग पावर। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, और नंबर ऑफ कॉलम चाहे जितने मर्जी आप ले लीजिए, कोई मतलब नहीं। इसका एग्जाम्पल जैसे आपको दिखाते हैं अभी, इसका जो बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, इसका जो आपको बढ़िया सा एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये देखिए। जैसे आपको मान लीजिए ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 5 6, इसमें आप देखेंगे तो रो सिर्फ आपकी एक है, कॉलम C1 C2 C3 C4 C5 C6, यानी ये 1/6 हो गया। यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ रो 1 हो, यानी रो की संख्या यानी m इज इक्वल टू 1 हो, वो आपकी क्या होगी? रो मैट्रिक्स। यानी इसकी जो हमेशा ऑर्डर बनेगी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपसे कोई पूछ ले कि सर ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं 1/n। क्यों 1/n? क्यों? n है आपके कॉलम कितने भी हो सकते हैं, मगर रो तो आपकी एक ही होगी ना, तो इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इतनी होगी, ठीक है। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, गलत सही कर लीजिए उसको। मैं लिखवाया था कि इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, गलत। इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, लिखवाया था उसको करेक्ट कर लीजिएगा, अब गलती नहीं होगी। अब दिमाग कंसंट्रेट आ गया, एक गलती के बाद कंसंट्रेट में माइंड आ जाता है, ठीक है। चलिए
गंदी प्रॉब्लम क्या, सामने से लाइट पड़ रही है ज़्यादा की जो कि ज़्यादा लाइट पड़ने है उसके कारण भी आँखों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। चलिए दूसरा आपका जो मैट्रिक्स आता है वो आता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। देखिए भाई साहब कॉलम मैट्रिक्स क्या है, लिखिए a matrix having only one column is called column matrix, is called a column matrix। column matrix समझ में आया क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक कॉलम हो। क्या अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। इसका मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 1, और नंबर ऑफ रो कितनी होंगी, रोज कितनी होंगी, कितनी भी हो सकती है, कोई डिफाइंड नहीं। इसका मतलब इसके अंदर जो n की वैल्यू होगी वो आपकी 1 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स कितनी है, तो आप बोल सकते हैं कितनी कितनी होगी आपकी m/1। m है आपकी रो, कितनी भी हो सकती है, कॉलम आपकी 1। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ मैं। मान लीजिए b बराबर दिया गया 1 2 3 4, ये अब इसके अंदर देख लीजिए जो आपका कॉलम है सिर्फ 1 है, और रो देख लीजिए R1 R2 R3 और आपकी ये R4, तो बहुत सारी है। तो इसलिए अगर इसकी रिटर्न में देखी जाए तो कितनी है ये 4/1 है इसकी ऑर्डर, तो यानी हमेशा 1 रहेगा। तो अगर इसके कोई पूछ ले व्यापक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है तो आप कह सकते हैं m/1। ठीक है भाई साहब। इसके बाद आपका आता है तीसरा मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देख लीजिए यही आता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि सर एक हमने नीट चीज पढ़ी है कि एक हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और एक हमने पढ़ा वर्टिकल मैट्रिक्स, तो ये क्या है। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है वो वास्तव में होता है आपका रो मैट्रिक्स, और जो वर्टिकल मैट्रिक्स होता है वो आपका होता है कॉलम मैट्रिक्स। भाई दोनों हॉरिजॉन्टल मतलब जिसके अंदर सिर्फ रो एक हो, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक क्षैतिज पंक्ति हो, एक रो हॉरिजॉन्टल लाइन हो। वर्टिकल मतलब इसके अंदर केवल एक वर्टिकल लाइन हो, तो ये तो कॉलम मैट्रिक्स के हिसाब से सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इन्हीं को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए यहीं पे आपको हम स्क्वायर मैट्रिक्स के पहले लिखवा देते हैं एक पॉइंट जिसका नाम है जीरो या नल मैट्रिक्स। अब देखिए इनमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं, कहाँ इसके अंदर केवल रो मैट्रिक्स के अंदर खाली एक रो, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर खाली एक कॉलम, और रो चाहे जितनी हो, तो कहाँ बराबर हो रहा है भाई। अब देखिए इसके अंदर देखते हैं ये क्या होता है। अ मैट्रिक्स हैविंग, ये लिखिए अ मैट्रिक्स हैविंग only a matrix having only a matrix having only
a matrix having only a matrix having all elements is zero. ये आर एलिमेंट्स लिख गया सभी का। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट आर जीरो, उसे क्या बोलेंगे? ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड नल, ये जीरो मैट्रिक्स। ठीक है ना? अब ये देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ नल मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स। हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए भाई साहब, इसका एग्जाम्पल ये है, इसका क्या, इसका हम बेसिकली देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे आपको ए बराबर दे दिया 0 0 0 0, ये 2/2 नल मैट्रिक्स है। बी इक्वल टू दे दिया 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका क्या है? ये आपका 3/3 मैट्रिक्स है। आपको सी बराबर दे दिया 0 0 0 0 0 0, ये 3/2, 3 रो 2 स्तंभ का मैट्रिक्स है। तो यानी इसके अंदर भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर इसके अंदर, मतलब इसके अंदर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, दोनों केस है। इसके अंदर क्या केस बनेंगे कि आपका m इक्वल टू n हो सकता है, या m इज नॉट इक्वल टू m इक्वल टू n नहीं भी हो सकता है। आपको देख लिया, सभी लोगों ने नोट कर लिया, सभी बच्चों ने नोट कर लिया है ना? नोट कर लिया ना? जिसने ना नोट किया वो बता दे, जिसने ना नोट किया वो बता दे। चलिए, नोट कर लिया ना? भाई अगर नोट कर लिया तो हम आगे चलें, टाइम थोड़ी ना हमारे पास, हमने अपना कीमती समय निकाल के रात रात रिकॉर्ड करके आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं लेक्चर्स। चलिए, अब इसके बाद हमारा जो अगला मैट्रिक्स आता है विच इज 4 पॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स। देख लें एक बार कोई विजिबल है कि नहीं विजिबल, एक बार चेक कर लें। विजिबल है, लेकिन थोड़ा सा लिखा सही नहीं है ना, मतलब स्पेलिंग वगैरह सब सही है, करेक्ट है, बट थोड़ा सा लिखा सही नहीं है। चलिए, SQ अब एक बार चेक करते हैं। अब तो सही है ना? चलिए सही है, जो भी है सब सही है। स्क्वायर मैट्रिक्स राइटिंग तो मत जाइए, अभी बोर्ड पहली बार पकड़ा जा रहा है ना, एक्सपीरियंस नहीं, कुछ दिन में राइटिंग बोर्ड में अच्छी हो जाएगी, परेशान मत होइए। चलिए, अब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में देखते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहली शर्त यही होती है कि m इज इक्वल टू n। इसकी शर्त, कंडीशन, कि जब तक m इज इक्वल टू n नहीं होगा तब तक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो हम डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, तो डिटरमिनेंट बताया रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है जिसमें m इज इक्वल टू क्या होता है? आपका n होता है। इसकी डिफिनीशन लिखवानी पड़ेगी। चलिए, पहले हम इसको मैं आपको कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम आपको लिखाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अ मैट्रिक्स इन विच number of row is equal to number of column is called a square matrix, in simple definition, in simple definition। ठीक है, हमको बता दिया। चलिए, तो इसको लिखवा देते हैं, आपको इसको यहाँ पे लिखवा देते हैं। a matrix having the number of rows and number of columns are equal is
called square matrix. A matrix having the number of rows and number of columns are equal is called square matrix. समझ में आया भाई साहब? इसको नोट कीजिए, जब तक अपने मार्कर में इंक डाल लें, जब तक आप नोट कीजिए। A matrix having the number of rows and number of columns are equal is called square matrix. भाई साहब बहुत डिस्कशन बीच में आ जाता है, उसको हमको संभालना पड़ता है। A matrix having the number of rows and number of columns are equal is called square matrix. चलिए समझते हैं कि नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ रो का मतलब m इज इक्वल टू n, number of row is equal to number of column, number of row is equal to number of column। बस यही इसकी कंडीशन है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इसमें अगर आपको कोई पूछ ले कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना, ओ सॉरी ऑर्डर ऑफ, हाँ मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा n बाई n। क्योंकि इसमें दोनों बराबर होते हैं, दैट मीन्स m इज इक्वल टू n, दैट मीन्स n इज इक्वल टू n, जो आप बोलना चाहें दोनों इक्वल होते हैं। और अगर मैं पूछ लूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो अगर हमसे कोई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा तो क्या होगा, n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, n स्क्वायर, और नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू होगा कितना, m बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, क्या आपको दिखा देते हैं इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल कुछ नहीं है आपके सामने, जैसे 1535 ये आपका एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। दूसरा एग्जांपल दिखा देते हैं आपको 5057 7505 5001 एंड 1570, ये आपका 4x4 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर भी आपका नंबर ऑफ रो यानी m इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 4 है, हो गया। अच्छा भाई साहब, इसके बाद आपके बाद इसमें एक पांचवा मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे क्या बोलते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। सुनिए, अब मैट्रिक्स या थोड़ी डिफिनेशन आप चेंज कर सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा सुन ले, पहले इसकी डिफिनेशन पर समझा देते हैं, भाई साहब। ये आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, क्या होता है, जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है आपका, एक
आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बट इसमें शर्त क्या होती है कि इसमें देखिए आप जरा ध्यान से, समझ में आ गया होगा कि जिसमें मेन डायगोनल बस में एलिमेंट हो, डायगोनल से नाम ही समझ में आ रहा है कि जिसमें मेन डायगोनल में एलिमेंट्स हों, मेन डायगोनल में एलिमेंट्स हों और बाकी सब में जीरो हों, तो इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, आपको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करके बता दिया कि दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। नथिंग, डिफिनीशन लिखवाने की जरूरत है ही नहीं है यार, तुम लोग डिफिनीशन फालतू में लिखते हो। अब इसमें डिफिनीशन लिखवाने का बता तो दिया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स बस प्रेजेंट हो एंड सारे एलिमेंट्स जीरो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो एक्सेप्ट मेन डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या इसी डिफिनीशन में लिखवा दूं खास करके जिससे आप इंप्रेस हो जाए, कोई डिफिनीशन लिखवाने की जरूरत नहीं है इसमें। अब मैं अगर हर एक डिफिनीशन लिखाऊंगा तो कई लेक्चर्स बन जाएंगे डिफिनीशन लिखते लिखते। मेन रूप से हमने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स डिफिनीशन लिखवा दी, अब इसमें हम आपको बता देते हैं, जिसको लिखना है लिख ले कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट मेन डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए बिगाड़ देते हैं इसको, आपको समझाते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में कि कैसे डायगोनल मैट्रिक्स को और हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने एक डिटरमिनेंट दिया गया था, सॉरी मैट्रिक्स दिया गया था, जिसको आपको दिया गया था सामने। अब इसमें आप मेरी पॉइंट की बात को जरा ध्यान समझिएगा। इसमें मैं लिखा देता हूं आपको सीधे डेफिनेशन, मैथमेटिकल स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। पहला पॉइंट, इफ पहला पॉइंट ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, जो ए आई जे है डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए आई जे डज नॉट इक्वल टू जीरो इफ आई इज इक्वल टू जे। दूसरा पॉइंट ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे। ये समझ में आ गया आपके कि नहीं समझ में आ गया? ना समझ में, मुझे पता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1 0 0 0 3 0 7 सॉरी 0 0 7, ये आपका एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। अब डिफिनीशन के हिसाब से कि मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो, और मैथमेटिकल डिफिनीशन, ये आपकी मैथमेटिकल डिफिनीशन है, इसके हिसाब से ए आई जे डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए आई जे डज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर आई इज इक्वल टू जे। अब मान लीजिए मैंने कह दिया A11, तो ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें I इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जे, क्योंकि I भी इसमें एक है, J भी इसमें एक है, यानी I इज इक्वल टू जे हो गया। इसका मतलब ये इसमें क्या होगा, नॉट जीरो, नॉट जीरो। अब इसके बाद आएगा 1 2, ये क्या होगा आपका, ये है आपका A12, आपका जीरो होगा, क्योंकि आई जे इज इक्वल टू नहीं है तो जीरो, समझ में आ गया। A13 आई डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो हो गया। A21 नॉट जीरो, A22 ये आएगा आपका A22, A22 में दोनों आई जे बराबर, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये होता है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और डायगोनल मैट्रिक्स का।
अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में एक और बात, कभी भी आप किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को इस प्रकार से ले सकते हैं डाइग, और इसके अलावा जितने भी मेन एलिमेंट बच रहे हो, यानी इसके अलावा जितने भी आपके डायगोनल में एलिमेंट बच रहे हो, यानी 1 3 7 1 3 7, ये आपका क्या है, आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसकी वही रहेगी 3/3। ये नहीं कि आप इसमें इसका नहीं कि सर 1 रो 3 कॉलम, नो, इसकी ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर कभी भी किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का चेंज नहीं होता, ठीक है ना, कभी भी किसी भी डायगोनल का नहीं चेंज होता है, ठीक है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गए। चलिए, अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप आता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनता है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स होने की एक शर्त और क्या है कि वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो कभी भी नहीं हो सकता आपका डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आपका पांचवा पॉइंट है, जो भी पॉइंट हो, इसके बाद आपका आता है, देख लेते थोड़ा सा, 1 मिनट आगे पीछे ना हो जाए। स्केलर मैट्रिक्स क्या आती है? स्केलर मैट्रिक्स देख रहे हैं आपको, सबको विजुअल है? यस, चलिए, विजुअल है, विजुअल है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, इसमें दो कह सकते हैं कि इस स्केलर मैट्रिक्स को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स is called scalar matrix if कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, ये तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी जो अभी हम लिखाते हैं आपको, पर पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए भाई साहब। इसको बोल सकते हैं कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 हो। गलत, क्यों? मतलब कांस्टेंट, मतलब सेम हो, समझ में आया? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट कांस्टेंट हो, समान हो, यानी अगर 2 2 2 2 ही हो, 3 3 3 3 ही हो, 4 4 4 4 ही हो, 5 5 5 5 ही हो, तो इसे हम बोलते हैं डायगोनल, वो क्या, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब जिसमें सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या, जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स, फिर सुन लीजिए, जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट हो। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर मैं इसका एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं तो हो सकता है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, या दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है आपका, दूसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने हो सकता है 3/3। इसमें बराबर होना अनिवार्य है, 5 0 0 0 0 5 0 और 0 0 5। आप 4/4 का भी उत्तर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, यानी एक डायगोनल एलिमेंट तो है, मैट्रिक्स तो है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक स्पेशल फॉर्म है, स्पेशल मैट्रिक्स, वो स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल टू, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल टू, तो कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स having a diagonal matrix having all element
of main diagonal is constant. A diagonal matrix having all elements of main diagonal is constant or same is called a scalar matrix. समझ में आ गया? हाँ भाई, ये एक स्केलर मैट्रिक्स आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स से बना हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या कब हो सकता है? जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी तभी हो सकता है जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। समझ में आया कि ना है भाई साहब? जिसके ना समझ में आया मुझे बता दे। अब इसको डिफाइन कैसे करना है? इसको भाई साहब डिफाइन ऐसे करना है कि जैसे Aij डज नॉट इक्वल टू 0, है ना? तो लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा Aij इक्वल टू k इफ I इज इक्वल टू j और Aij डज इक्वल टू 0 इफ I डज नॉट इक्वल टू j। अब समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया ना कि देखिए 1 1 आ गया, 2 हो गया, सेम सेम सबके होंगे, मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये मैथ रिप्रेजेंटेशन में आ गया समझ में। अब मैं बता ही चुका हूँ, जैसे आप चेक भी कर सकते हैं। A11 यानी I3 बराबर, तो वहाँ पे K यानी इस तरह A22 A33 तीनों में लगभग इक्वल आएंगे, में बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो K आएगा, बाकी में बराबर नहीं होगा, या तो पंक्ति ज़्यादा होगी या तो स्तंभ का नंबर ज़्यादा होगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज़ द पॉइंट। तो समझ में आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, हर चीज़ समझ में आ गई। अच्छा भाई साहब, यहाँ भी एक छठवां टाइप का आपका मैट्रिक्स होता है। ये छठवां जो भी नंबर हो आपका नंबर देख लीजिएगा। यहीं भी आपका एक होता है यूनिट मैट्रिक्स, ये इसी को बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है? ये होता है आपका अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना? देखिए मैंने कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ, ये बात है। या मैं यहाँ पे बोलता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स, या आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इफ I इज इफ नंबर 1 केस Aij इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू j, और दूसरा पॉइंट Aij इज इक्वल टू 0 इफ I डज नॉट इक्वल टू j। समझ में आ गया? यानी इसकी डिफिनीशन वो हो सकती है, ये कैसा हो सकता है? ऐसा डायगोनल एलिमेंट, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 हो, जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या 1 हो, क्या होंगे? वो आपका होगा यूनिट मैट्रिक्स। यानी यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या? जब भी कोई यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछे तो मेन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 1 होंगे, ठीक है? वो सभी क्या होंगे? आपके 1 होंगे। ठीक है भाई साहब, हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इसके और 2 टाइप जो होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद एडिशन की प्रॉपर्टी, उसके बाद स्केलर से मल्टीप्लाई, और उसके बीच में हम रैंक लगा देंगे ताकि जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वो रैंक जिनको समझ में नहीं आती उनको यहाँ समझ में आ जाए, ठीक है? बहुत सिंपल होती है, उसमें हम उसकी रैंक की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी आपको डिफाइन कर देंगे। तो सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।